नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में एसएसटी का रिवीजन करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है कि बच्चे के विद्यालय जीवन का मेल पहला है किताबी ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए, दूसरा है शिक्षकों की अपेक्षाओं के साथ होना चाहिए, तीसरा है कक्षा के जीवन से होना चाहिए, चौथा है बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में यह सुझाती है कि बच्चे के विद्यालय जीवन का मेल बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए। इसके द्वारा वह विद्यालय शिक्षा के साथ साथ बाहरी वातावरण के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन, सबसे उचित विकल्प को चुनिए दोस्तों। उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान की परियोजना के तहत क्षेत्र भ्रमण करने को कहा जा सकता है, जिससे कि विद्यार्थी व्यस्त रहते हैं और शिक्षक अन्य कार्यों को करने के लिए मुक्त हो जाते हैं। दूसरा है, यह परियोजना पूर्ण करने की अनिवार्य आवश्यकता को पूर्ण करता है। तीसरा है, यह विद्यार्थियों के लिए भागीदारी बढ़ाता है और आनंदमय होता है। चौथा है, यह अवधारणाओं और विचारों के साथ वास्तविकताओं की तुलना करने में योग्य बनाता है। 32 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। 32 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, यह अवधारणाओं और विचारों के साथ वास्तविकताओं की तुलना करने में योग्य बनाता है। उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान की परियोजना के तहत क्षेत्र भ्रमण करने के लिए इसलिए कहा जाता है जिससे कि वे अवधारणाओं और विचारों के साथ वास्तविकताओं की तुलना करने के योग्य बन सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी है। कौन सी उपयोगी सबसे अधिक है दोस्तों। पहला है कहानी सुनाना, दूसरा है वाद विवाद, तीसरा है परिचर्चा, चौथा है क्षेत्र भ्रमण। बताइए दोस्तों 33 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, क्षेत्र भ्रमण। उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल के शिक्षण के लिए क्षेत्र भ्रमण की विधि सबसे अधिक उपयोगी होती है, क्योंकि इसमें विद्यार्थी विषय वस्तु के प्रत्यक्ष रूप से देखता है, जिससे वह ज्ञान के साथ साथ वास्तविकता से भी परिचित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 34 क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तक का शिक्षण निम्नलिखित में से किस एक उपागम पर बल देता है। पहला है रटकर सीखना, दूसरा है अवधारणाओं के संश्लेषण से सीखना, तीसरा है वास्तविक जीवन की स्थिति से सीखना, चौथा है परिभाषाओं द्वारा सीखना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। 34 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, वास्तविक जीवन की स्थिति से सीखना। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तक का शिक्षण वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखने पर बल देता है, या अवधारणाओं के संश्लेषण और परिभाषाओं के सीखने तथा रटकर सीखने पर बल नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 35 क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के बाजार विषय को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सबसे अधिक उचित होगी। पहला है दुकानदारों के उत्पादों को खरीदने व बेचने के दामों की तुलना करना, दूसरा है कक्ष के बाजारों से खरीदे हुए उत्पादों की प्रदर्शनी लगाना, तीसरा है अखबारों और पत्रिकाओं से बाजार पर कोलाज तैयार करना, चौथा है शॉपिंग मॉल से बेचे जाने वाले उत्पादों को देखने के लिए जाना। 35 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। 35 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, दुकानदारों के उत्पादों को खरीदने व बेचने के दामों की तुलना करना। विभिन्न प्रकार के बाजार विषय को पढ़ाने के लिए दुकानदारों के उत्पादों को खरीदने व बेचने के दामों की तुलना करने की परियोजना सबसे अधिक उचित होगी। इसके द्वारा विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के बाजारों के बीच विभेद करने में सक्षम भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 36 क्वेश्चन, अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में से किसमें लिखे गए थे। पहला है तमिल, दूसरा है ओचकी, तीसरा है देवनागरी, चौथा है ब्रह्मी।
बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। 36 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्राह्मी। अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। उसके अभिलेखों में प्रयोग अन्य लिपियों में खरोष्टी, आर्मेइक और ग्रीक है। अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 37 क्वेश्चन। कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था। कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों में एक मॉल होता था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे। इस स्थान को कहा जाता था, क्या कहा जाता था दोस्तों। पहला है ग्राम भोज का, दूसरा है गर्भगृह, तीसरा है प्रदक्षिणा पथ और चौथा है मंडप। 37 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। 37 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्राम भोज का। कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हालनुमा आकृति पाई जाती थी जहां लोग इकट्ठा होते थे, जिसे मंडप कहा जाता था। प्रदक्षिणा पथ मंदिर के गर्भगृह के चारों ओर बना रहता था, जिससे चलकर लोग मंदिर की परिक्रमा करते थे, जबकि गर्भगृह में मुख्य देवता की मूर्ति होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 38 क्वेश्चन। विनय पट्टिका ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पहला है जराथुस्त्र के विचार, दूसरा है बौद्ध संघ के नियम, तीसरा है संस्कृत व्याकरण, चौथा है महावीर के उपदेश। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। 38 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, बौद्ध संघ के नियम। विनय पट्टिका में बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन किया गया है। बौद्ध धर्म में त्रिपट्टिका का विशेष महत्व है। ये सुत्ता पिटक, विनय पट्टिका और अभिधम्म पट्टिका। सुत्त पट्टिका में बौद्ध धर्म के नियम और विनय पट्टिका में भिक्षु एवं भिक्षुओं के आचरण संबंधी नियम और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 39 क्वेश्चन। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित भाषाओं में से किस में लिखी है। पहली है प्राकृत, दूसरी है हिंदी, तीसरी है उर्दू, चौथी है संस्कृत। बताइए दोस्तों 39 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। 39 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, संस्कृत। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। उनकी जीवनी हर्षचरित संस्कृत भाषा में लिखी थी। ऐतिहासिक विषय पर गद्य काव्य लिखने का यह प्रथम सफल प्रयास था। यह ग्रंथ हर्षवर्धन के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 40 क्वेश्चन। जैन और बौद्ध भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे। पहला है मिट्टी के, दूसरा है पत्थर के, तीसरा है लकड़ी के, चौथा है ईंटों के। बताइए दोस्तों किसके बने होते थे। 40 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, पत्थर के। जैन और बौद्ध भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार पत्थर से बने होते थे। इनमें ये भिक्षु तथा भिक्षुणी निवास करते थे। इनका आकार गुफाओं के समान होता था, जो पहाड़ियों को काटकर बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन। कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन राजवंशों के बीच चला। किन राजवंशों के बीच चला दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 41 का पहला है गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और चोल, दूसरा है पाल राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार, तीसरा है गुर्जर प्रतिहार पाल और चोल, चौथा है राष्ट्रकूट चोल और पाल। 41 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, पाल राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। कन्नौज को लेकर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष पाल राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार राजवंशों के बीच चला। यह संघर्ष 8वीं शताब्दी के मध्य में कन्नौज पर अधिकार को लेकर हुआ था। इसकी शुरुआत गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने की थी। इसकी समाप्ति भी गुर्जर प्रतिहारों ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 42 क्वेश्चन। सूफी मत के अनुसार खानकाहों से अभिप्राय है। पहला है वे स्थान जहाँ सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे, दूसरा है एक विशेष प्रकार का गाना, तीसरा है नाम का गुणगान करना, चौथा है नीति कथाओं पर चर्चा करना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा।
2 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। वे स्थान जहाँ सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे। सूफी मत के अनुसार खानकाह सूफी संतों के निवास स्थानों को कहा जाता था। खानकाहों में ही सूफी संत अपनी बैठकों का आयोजन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 43 क्वेश्चन। चोल मंदिरों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? पहला है चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। दूसरा है लौह प्रतिमाओं का निर्माण चोल मंदिरों की मुख्य विशेषता थी। तीसरा है चोल मंदिर प्राय अपने आसपास के विकसित होने वाली केवल ग्रामीण बस्तियों के केंद्र बन गए। चौथा है जनसाधारण द्वारा दी गई भूमि से चोल मंदिर संपन्न हो गए। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? 43 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। ये मंदिर ट्रस्टी की भांति कार्य करते थे और अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन भी करते थे। चोल राजाओं द्वारा ब्राह्मणों एवं मंदिरों को अत्यधिक भूमि दान में दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 44 क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे। दूसरा है लेखकों द्वारा तवारीख सुल्तानों से ढेर सारे इनाम पाने के लिए नहीं लिखी गई। तीसरा है ये दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक भाषा उर्दू में लिखी गई। चौथा है तवारीख उन लोगों द्वारा लिखी गई जो शायद ही नगरों में रहें। 44 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख महत्वपूर्ण ग्रंथ थे। तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन। 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क किए? 45 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 45 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, मुमताज अली। 19वीं सदी में मुमताज अली ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क दिया। उन्होंने मुस्लिम धर्म में सुधार का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन। कक्ष में विद्यार्थियों को खुली पुस्तक अभ्यास करवाने के उचित कारण को चुनिए। पहला है बिना तैयारी के विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना। दूसरा है पाठ्य भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करना। तीसरा है पाठ को विस्तृत रूप से याद कराना और चौथा है पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ना। 46 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ना। कक्ष में विद्यार्थियों को खुली पुस्तक अभ्यास करवाने का सबसे उचित कारण पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 47 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान के विषय के अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इससे डैश में क्या फील करेंगे दोस्तों? 47 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला है लोकतंत्र के बारे में विस्तार से सीख सकते हैं। दूसरा है समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं। तीसरा है भूत की घटनाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं। चौथा है प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित कर सकते हैं। 47 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं। सामाजिक विज्ञान के विषय के अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इससे समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं और पर्यावरण एवं समाज के प्रति उनकी जागरूकता भी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 48 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में चित्रकथा पट के प्रयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? पहला है प्रपक्षी सूचना प्रदान करना। दूसरा है दिए गए वृत्तांत पर चर्चा को प्रोत्साहित करना। तीसरा है घटनाओं का वर्णन करना। चौथा है पाठ्य पुस्तकों को आकर्षक बनाना।
48 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। दिए गए वृत्तांत पर चर्चा को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन। भारतीय संसद की भूमिका एवं कार्यप्रणाली की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उचित क्रियाकलाप है? पहला है युवा संसद का आयोजन, दूसरा है विषय वस्तु का पठन, तीसरा है कार्यों एवं जिम्मेदारियों का प्रवाह आरेख, चौथा है संसद के अवरोध पर समाचार पत्र के लेखन पर चर्चा। 49 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, युवा संसद का आयोजन। भारतीय संसद की भूमिका एवं कार्यप्रणाली की समझ को विकसित करने के लिए सबसे उचित क्रियाकलाप युवा संसद का आयोजन करना होगा। इससे बालकों में भारतीय संसद की भूमिका एवं कार्यप्रणाली की बेहतर समझ का विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 50 क्वेश्चन। एक शिक्षिका विद्यार्थियों को सुझाव देती है कि वे एक तालिका बनाएं जिसमें उनके द्वारा एक सप्ताह में उपयोग की जाने वाली पानी की बाल्टियों की संख्या लिखी गई हो। इस गतिविधि के बाद वह पानी के प्रयोग और संरक्षण के बारे में चर्चा शुरू करती हैं। शिक्षिका कक्षा में किस प्रकार के अधिगम को प्रोत्साहित कर रही हैं? पहला है निगमनात्मक विधि, दूसरा है वृत्तांत अध्ययन विधि, तीसरा है समस्या समाधान विधि और चौथा है पूछताछ विधि। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? 50 का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, वृत्त अध्ययन विधि। पानी के प्रयोग और संरक्षण के बारे में शिक्षिका द्वारा बनाई गई तालिका वृत्त अध्ययन विधि का उदाहरण है, अर्थात यह वृत्त अध्ययन विधि उपागम को प्रोत्साहन दे रही है। इससे बच्चे आसानी से पानी के सदुपयोग एवं दुरुपयोग को समझ सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन। सबसे उचित विकल्प को रिक्त स्थान में भरिए। ज्ञान और विचारों को व्यवस्थित करने के लिए अवधारणात्मक संसाधनों के समय रेखा सारांश डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? और डैश सम्मिलित हैं। 51 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? पहला है शिक्षक प्रतिरूपण दंड आरेख, दूसरा है स्मरण संकेत समीक्षा प्रश्न, तीसरा है सूचना मानचित्र अवधारणा मानचित्र और चौथा है अन्वेक्षणात्मक सॉफ्टवेयर प्रश्न बैंक। 51 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, सूचना मानचित्र अवधारणा मानचित्र। ज्ञान और विचारों को व्यवस्थित करने के लिए अवधारणात्मक संसाधनों में समय रेखा सारांश सूचना मानचित्र और अवधारणा मानचित्र सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 52 क्वेश्चन। क्रियाकलाप आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान के पाठ को पहला है आनंददायी बनाते हैं, दूसरा है विवादास्पद बनाते हैं, तीसरा है लंबा बनाते हैं, चौथा है विस्तृत बनाते हैं। 52 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, आनंददायी बनाते हैं। क्रियाकलाप आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान के पाठ को आनंददायी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन। सामाजिक समस्याओं की समझदारी को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित विधि कौन सी है दोस्तों? पहला है मानचित्र प्रदर्शन, दूसरा है चित्र निबंध, तीसरा है भूमिका निर्वाह, चौथा है वृत्त अध्ययन। 53 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? 53 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, वृत्त अध्ययन। सामाजिक समस्याओं की समझदारी को विकसित करने के लिए सबसे उचित विधि वृत्त अध्ययन होती है। इससे बालक चीज़ों को आसानी से सीख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को सरकारी परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्राथमिक स्रोत के माध्यम से देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना अनुपयुक्त होगी? पहला है विद्यार्थी को पड़ोस में लागू होने वाली योजनाओं पर सर्वे, दूसरा है विद्यार्थियों के पड़ोस में लागू होने वाली परियोजनाओं पर हुए खर्च पर एक रिपोर्ट, तीसरा है सरकारी परियोजना पर पुस्तक की समीक्षा, चौथा है एक खंड विकास अधिकारी के साथ साक्षात्कार। 54 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यार्थियों के पड़ोस में लागू होने वाली परियोजनाओं पर सर्वे। शिक्षिका द्वारा विद्यार्थियों को प्राथमिक स्रोत के माध्यम से सरकारी परियोजना की जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में सबसे अनुपयुक्त स्रोत विद्यार्थियों के पड़ोस में लागू होने वाली
लागू होने वाली योजनाओं पर सर्वे होगा, क्योंकि इससे उसकी लागत तथा अन्य जानकारियां नहीं मिल पाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान पर निम्नलिखित में से एक उचित और अर्थपूर्ण दत्त अभ्यास को चुनिए। पहला है पाठ्य पुस्तकों में से सही उत्तर ढूंढना, दूसरा है पिछले वर्ष का अभ्यास, तीसरा है अवधारणाओं के परीक्षण का एक मौलिक अभ्यास, चौथा है पठन सामग्री का सार। 55 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 55 का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, पाठ्य पुस्तकों में से सही उत्तर ढूंढना। सामाजिक विज्ञान पर उचित और अर्थपूर्ण दत्त अभ्यास पाठ्य पुस्तकों में से सही उत्तर ढूंढना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन। लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति विद्यार्थियों में दोषदर्शिता को रोकने के लिए निम्नलिखित में से दो विकल्प सबसे उचित होंगे। पहला है आदर्श कार्यप्रणाली सिद्धांतों पर बल देना, दूसरा है संस्थानों के बदलाव में असंभावनाओं को इंगित करना, तीसरा है सामाजिक विषमता की अपरिहार्यता पर बल देना, चौथा है जागरूक जनता की भूमिका को इंगित करना। 56 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला और चौथा। लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति विद्यार्थियों में दोषदर्शिता को रोकने के लिए आदर्श कार्यप्रणाली एवं सिद्धांतों पर बल देना होगा, साथ ही साथ जागरूक जनता की भूमिका को भी इंगित करना होगा। इससे विद्यार्थियों में आने वाले दोष समाप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर के सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लैंगिक भूमिका पर विद्यार्थियों को बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे उत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? पहला है प्रदर्शनी में जाना, दूसरा है विद्यार्थियों द्वारा इंटरनेट में ढूंढना, तीसरा है अनुभवों पर निर्देशित चर्चा और चौथा है विशेषज्ञ द्वारा व्याख्यान। 57 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुभवों पर निर्देशित चर्चा। उच्च प्राथमिक स्तर के सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लैंगिक भूमिका पर विद्यार्थियों की बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे उत्तम विधि अनुभवों पर निर्देशित चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 58 क्वेश्चन। पोर्टफोलियो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, क्योंकि यह पहला है विद्यार्थियों में कौशल के विकास को इंगित करता है, दूसरा है अनिवार्य है, तीसरा है क्रियान्वित करना सरल होता है, चौथा है न्यूनतम सूचना प्रदान करता है। 58 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यार्थियों में कौशल के विकास को इंगित करता है। पोर्टफोलियो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, क्योंकि यह विद्यार्थियों में कौशल के विकास को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन। जब आप विद्यार्थियों को एक ऐतिहासिक स्मारक दिखाते हैं, तब आप उन्हें किस प्रकार के अधिगम के स्रोत से सीखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं? पहला है लेखा चित्रकला संसाधन, दूसरा है पारंपरिक लोक संसाधन, तीसरा है प्राथमिक स्रोत, चौथा है पाठ्य पुस्तक। 59 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, प्राथमिक स्रोत। जब हम विद्यार्थियों को एक ऐतिहासिक स्मारक दिखाते हैं तो हम प्राथमिक स्रोत के अधिगम को प्रोत्साहन दे रहे हैं, क्योंकि ऐतिहासिक स्मारकों का निरीक्षण एक प्राथमिक स्रोत होता है, जिसके द्वारा विद्यार्थी उसके विषय में प्रत्यक्ष रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन। कल्पना कीजिए कि आपको श्रीरंगपट्टनम के युद्ध और टीपू सुल्तान की मौत के बारे में खबर देने वाले दो पुराने अखबार मिलते हैं। एक अखबार ब्रिटेन का है, दूसरा मैसूर का है। दोनों अखबारों के लिए इन घटनाओं के बारे में एक सुर्खी लिखिए। कक्षा 8 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक में इस क्रियाकलाप को शामिल करने का क्या कारण है? पहला है ब्रिटेन द्वारा राज्य में मिलाए जाने का अभिलेख तैयार करना, दूसरा है लोगों को ब्रिटिश नीतियों के बारे में बताना, तीसरा है विद्यार्थियों में लिखने के कौशल को विकसित करना, चौथा है विद्यार्थियों में विचारों की विविधता को अवधारणा को विकसित करना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा 60 का? 60 का फोर्थ ऑप्शन सही होगा दोस्तों, विद्यार्थियों में विचारों की विविधता की अवधारणा को विकसित करना।
कक्षा 8 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक में दिए गए क्रियाकलाप को शामिल करने का मुख्य कारण विद्यार्थियों में विचार की विविधता की अवधारणा को विकसित करना है, क्योंकि इसमें मैसूर से संबंधित श्रीरंगपट्टनम के युद्ध और टीपू सुल्तान की मृत्यु को शामिल किया गया है। इस संबंध में ब्रिटेन के अखबार और मैसूर के अखबार द्वारा अलग अलग तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं, जबकि विषय एक है। इससे विद्यार्थियों में विचारों की विविधता की अवधारणा को विकसित करने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन लोकतंत्र के संबंध में गलत है? पहला है, लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। दूसरा है, लोकतंत्र में लोग दिए गए निर्णयों पर प्रश्न उठाते हैं। तीसरा है, लोकतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है। चौथा है, लोकतंत्र में नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं। 61 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन। अभिलेखों के फलस्वरूप महिलाओं के संरक्षण के लिए नए कानून बने। निम्नलिखित प्रताड़नाओं में से किन एक के कारण महिलाओं को संरक्षित करने के लिए वर्ष 2006 में एक कानून बना? पहला है, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार। दूसरा है, असमान वेतन। तीसरा है, घरेलू हिंसा। चौथा है, यौन प्रताड़ना। 62 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, घरेलू हिंसा। महिलाओं को संरक्षित करने के लिए वर्ष 2006 में घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम का निर्माण हुआ। इसमें महिलाओं के प्रति घरों में हो रहे अत्याचार पर रोक लगाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन। संचार माध्यम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? पहला है, जनसंचार का लोगों तक जानकारी पहुंचाना एक महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरा है, संचार माध्यम की कार्यप्रणाली में नियमित सरकारी हस्तक्षेप रहता है। तीसरा है, विज्ञापनों द्वारा धन कमाया जाता है। और चौथा है, जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली तकनीकें बदलती रहती हैं। 63 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 63 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। संचार माध्यम की कार्यप्रणाली में नियमित सरकारी हस्तक्षेप रहता है। संचार के माध्यम के संबंध में दिया गया विकल्प दूसरा गलत है, क्योंकि संचार माध्यम की कार्यप्रणाली में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। वह स्वतंत्र अवस्था में कार्य करती है, इसलिए इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन। समाचार चैनल पर विज्ञापन का मूल्य निर्भर होता है। पहला है, बड़े व्यापारिक घरानों पर। दूसरा है, कंपनी क्षेत्र पर। तीसरा है, चैनल की लोकप्रियता पर। चौथा है, दर्शकों की मांग पर। 64 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, चैनल की लोकप्रियता पर। समाचार चैनल पर विज्ञापन का मूल्य चैनल की लोकप्रियता पर निर्भर करता है। जो चैनल जितना लोकप्रिय होता है उस पर विज्ञापन का मूल्य उतना ही अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन। जनहित याचिका के संदर्भ में नीचे दिए गए दोनों कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से सरकार के क्रियाकलापों के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरा है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति या संस्था को जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उन्हें न्याय पाने के लिए उच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया है। बताइए दोस्तों 65 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला गलत है और दूसरा सही है। जनहित याचिका के संदर्भ में दिया गया कथन पहला गलत है, जबकि कथन दूसरा सही है, क्योंकि जनहित याचिका के माध्यम से भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान किया गया है, जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति या संस्था को जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उन्हें न्याय पाने के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन। संसद के प्रश्नकाल
सत्र के संबंध में पहला और दूसरा दोनों कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरा, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कार्यकारिणी विधायिका को नियंत्रित करती है। 66 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 66 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला सही है और दूसरा गलत है। संसद के प्रश्नकाल के संबंध में दिया गया कथन पहला सही है और दूसरा गलत है, क्योंकि प्रश्नकाल के अंतर्गत संसद संबंधित मंत्री से प्रश्न पूछते हैं और सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जबकि कार्यकारिणी विधायिका को नियंत्रित नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन। न्यायिक समीक्षा पर दिए गए निम्नलिखित दो कथनों पहला और दूसरा पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, जो न्यायपालिका ऐसे कानून को रद्द कर सकती है। दूसरा है कोई विधेयक न्यायपालिका के द्वारा पास किए बिना कानून नहीं बन सकता है। 67 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला सही है और दूसरा गलत है। न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में दिया गया कथन पहला सही है और दूसरा गलत है, क्योंकि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका ऐसे कानून को रद्द कर सकती है, जबकि विधेयक को पास करने में न्यायपालिका की कोई भूमिका नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? पहला है राज्य सरकारी संस्थानों को धर्म विशेष के विशिष्ट मूल्यों को प्रदर्शित और प्रोन्नत करने की अनुमति प्रदान करता है। दूसरा है राज्य धर्म से एकदम पृथक नहीं है, परंतु वह धर्म से एक निश्चित दूरी बनाता है। तीसरा है भारतीय राज्य किसी एक विशिष्ट धार्मिक समूह द्वारा शासित नहीं है। चौथा है राज्य किसी धर्म विशेष को ना तो थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा। 68 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्य सरकारी संस्थानों को धर्म विशेष के विशिष्ट मूल्यों को प्रदर्शित और प्रोन्नत करने की अनुमति प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य के संबंध में दिए गए विकल्प पहला गलत है, क्योंकि राज्य के सरकारी संस्थानों को धर्म विशेष के विशिष्ट मूल्यों को प्रदर्शित और प्रोन्नत करने की अनुमति नहीं देता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया है, जिसका अभिप्राय यह है कि भारत सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन। भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की है? पहला अध्यक्षात्मक सरकार, दूसरी है लोकतांत्रिक सरकार और तीसरी है साम्यवादी सरकार, चौथी है पूंजीवादी सरकार। 69 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 69 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, लोकतांत्रिक सरकार। भारत की सरकार लोकतांत्रिक सरकार है। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन। जातीय समानता को प्रचारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की? पहला है हरिदास, दूसरा है ज्योतिबा राव फुले और तीसरा है घासीदास, चौथा है नारायण गुरु। 70 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्योतिबा राव फुले। जातीय समानता को प्रचारित करने के लिए ज्योतिबा राव फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की थी। वे 19वीं सदी के महान समाज सुधारक थे। उन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक भी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 क्वेश्चन। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटका दिया गया था? पहला है सुखदेव, दूसरा है मंगल पांडे, तीसरा है भगत सिंह, चौथा है राजगुरु। बताइए दोस्तों 71 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, मंगल पांडे। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया था। यह 1857 के विद्रोह की पहली घटना थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन। अंग्रेजों की सर्वोच्चतम नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है, इसने इस बात पर बल दिया कि प्राच्य जानकारी के विपरीत यूरोपीय जानकारी देने का तरीका व्यवहारिक रूप से लाभकारी है। दूसरा है, इसने घोषित किया कि इंग्लैंड में कोई अन्य व्यापार करने वाला समूह ईस्ट इंडिया कंपनी से स्पर्धा नहीं कर सकेगा। तीसरा है, इसने घोषित किया कि यदि भारतीय शासक की मृत्यु बिना पुरुष वारिस की होती है तो उसके साम्राज्य का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। चौथा है, कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। 72 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अंग्रेजों की सर्वोच्चतम नीति के संबंध में कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन। ग्रहों के निम्नलिखित समूह में से किस समूह के चारों ओर छल्ले हैं? पहला है शनि, नेपच्यून, मंगल। दूसरा है शनि, शुक्र, नेपच्यून। और तीसरा है शनि, शुक्र, मंगल। चौथा है शनि, बृहस्पति, यूरेनस। बताइए दोस्तों 73 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, शनि, बृहस्पति, यूरेनस। सौर मंडल के ग्रह शनि, बृहस्पति और यूरेनस। यूरेनस को अरुण भी कहते हैं दोस्तों। ये इसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। ये छल्ले विभिन्न गैसों, हिमकणों और चट्टानों द्वारा निर्मित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 74 क्वेश्चन। पृथ्वी को भू आप के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है? निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। पहला है, पृथ्वी की 2/3 सतह जल से ढकी है। दूसरी है, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं। तीसरा है, पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। चौथा है, पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। 74 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। पृथ्वी को भू आप के रूप में वर्णित किया जाता है क्योंकि यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, अर्थात पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि पहला है, चंद्रमा केवल पृथ्वी का चक्कर लगाता है परंतु अपने अक्ष पर चक्कर नहीं लगाता है। दूसरा है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है, केवल अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है। तीसरा है, चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने से कहीं अधिक समय पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लेता है। चौथा है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उतना ही समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लेता है। 75 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 75 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उतना ही समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लेता है। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है क्योंकि चंद्रमा का घूर्णन एवं परिभ्रमण काल दोनों लगभग समान हैं। परिभ्रमण काल समय जो है वो 27 दिन 7 घंटे 45 मिनट है। इसलिए चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उतना ही समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लेता है। इसलिए पृथ्वी से उसका केवल एक भाग ही दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन। यूराल पर्वत अलग करते हैं। पहला है, अफ्रीका और यूरोप को। दूसरा है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को। और तीसरा है, अफ्रीका और एशिया को। चौथा है, एशिया और यूरोप को। 76 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 76 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, एशिया और यूरोप को। यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है। यूराल पर्वत रूस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 77 क्वेश्चन। भूपर्पटी में वह स्थान जहाँ से भूकंपीय तरंगें आरंभ होती हैं उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पहला है अभिकेंद्र, दूसरा है क्रेटर, तीसरा है केंद्र, चौथा है उद्गम केंद्र। 77 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिकेंद्र। भूपर्पटी में वह स्थान जहाँ से भूकंपी तरंगें आरंभ होती हैं उसे अधिकेंद्र कहते हैं, जबकि पृथ्वी के नीचे जहाँ से भूकंपी तरंगें उत्पन्न होती हैं उसे
मूल कहते हैं अर्थात फोकस कहते हैं। भूकंप विज्ञान के अंतर्गत सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंपी तरंगों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन। वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श है? पहला है मध्यमंडल, दूसरा है तापमंडल, तीसरा है शुभमंडल, चौथा है समतापमंडल। 78 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, समतापमंडल। समतापमंडल हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श मंडल है, क्योंकि समतापमंडल में किसी भी प्रकार की मौसमी घटना घटित नहीं होती है। मौसम सदैव साफ बना रहता है और इस मंडल का तापमान भी सदैव स्थिर रहता है, जिससे इस मंडल में हवाई जहाज उड़ाने में कोई बाधा नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? पहला है आर्थिक विकिरण, दूसरा समुद्र से दूरी, तीसरा है सूर्य तापन, चौथा है सौर विकिरण। 79 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, सौर विकिरण। पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारण सौर विकिरण है। साथ ही साथ इसे पार्थिव विकिरण, समुद्र से दूरी, सूर्य तापन आदि भी सीमित मात्रा में प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन। अमेजन बेसिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है अमेजन नदी डेल्टा का निर्माण करती है जो मैंग्रोव वनों से ढका है। और दूसरा है अमेजन नदी बेसिन ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना के भागों से आप प्रवाहित होती है। तीसरा है अमेजन बेसिन भूमध्य रेखीय प्रदेश में आता है। चौथा है अमेजन नदी भूमध्य रेखीय प्रदेश से होकर पश्चिम दिशा में बहती है। 80 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, अमेजन बेसिन भूमध्य रेखीय प्रदेश में आता है। अमेजन बेसिन के संबंध में दिया गया कथन अमेजन बेसिन भूमध्य रेखीय प्रदेश में आता है सही है। यह अमेजन नदी द्वारा निर्मित है। यह बेसिन दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के देश ब्राज़ील में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 81 क्वेश्चन। विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला है शिलोंग सिलचर, दूसरा है उधमपुर श्रीनगर, और तीसरा है ईटानगर घासी घाट, और चौथा है मनाली लेह। 81 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? 81 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, मनाली लेह। भारत का मनाली लेह राजमार्ग विश्व का सबसे ऊंचा राजमार्ग है। यह मार्ग समुद्र तल से लगभग 5,600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह राजमार्ग हिमाचल प्रदेश के मनाली को लेह अर्थात जम्मू कश्मीर से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन। भूस्खलन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनीकरण क्रियाविधि कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है दोस्तों? पहला है भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम करना, दूसरा है भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए सतही अफवाह का नियंत्रण सुनिश्चित करना, तीसरा है भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों की पहचान के लिए संकट मानचित्र, और चौथा है भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिरोधी दीवार का निर्माण करना। 82 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम करना। भूस्खलन रोकने के लिए वनस्पति आवरण को अधिक से अधिक बढ़ाया जाता है, ना कि कम किया जाता है। यह कथन गलत है, जबकि सतही अपवाह नियंत्रण, भूस्खलन क्षेत्रों की पहचान एवं मानचित्रण तथा प्रतिरोधी दीवारों का निर्माण आदि भूस्खलन रोकने की सर्वोत्तम विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 83 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है? पहला है पेट्रोलियम, दूसरा है तांबा, तीसरा है कोयला, चौथा है सोना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 83 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, कोयला। कोयले को काला सोना कहा जाता है क्योंकि कोयला देश में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है और देश की व्यावसायिक ऊर्जा की खपत से इसका योगदान 67% है। यह इस्पात और
कार्बो रासायनिक उद्योगों में काम आने वाला आवश्यक पदार्थ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 84 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? पहला है नरौरा, दूसरा है पोखरण, तीसरा है कलपक्कम, चौथा है तारापुर। 84 का सेकंड ऑप्शन सही होगा दोस्तों, पोखरण। पोखरण में परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। यह राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है परमाणु विस्फोट परीक्षण केंद्र है। भारत ने यहीं पर प्रथम बार 18 मई 1974 को अपना प्रथम परमाणु विस्फोट परीक्षण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 85 क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किसने स्थानांतरी कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? पहला है मैक्सिको, दूसरा है ब्राज़ील, तीसरा है भारत, चौथा है मलेशिया। 85 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, मैक्सिको। मैक्सिको में प्रचलित स्थानांतरी कृषि को मिल्पा नाम से जाना जाता है। मिल्पा कृषि पद्धति के अंतर्गत किसी भूखंड पर 2 वर्ष तक कृषि की जाती है, फिर 8 वर्ष के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन, निम्नलिखित उद्योगों में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? पहला है मारुति उद्योग लिमिटेड, दूसरा है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, तीसरा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और चौथा है सुधा डेयरी। 86 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जबकि अन्य सभी निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 क्वेश्चन, ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है सभी ग्राम पंचायतों की विकास संबंधी योजनाओं का ग्राम सभा में पुनर्निरीक्षण किया जाता है, दूसरा है ग्राम सभा सभी ग्राम पंचायतों को धनराशि के वितरण को नियमित करती है, तीसरा है यह जिले में सभी गांवों के सरपंचों की बैठक का स्थल है, चौथा है ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्यवाही का उल्लेख करने के लिए उत्तरदायी होता है। 87 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्यवाही का उल्लेख करने के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन, लोकतंत्र में लोगों की सहभागिता पर दिए गए निम्नलिखित 2 कथनों पहला और दूसरा पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है लोकतंत्र में सामाजिक आंदोलनों को संगठित करना सरकार और उसके कार्यों को चुनौती देने का एक तरीका है। दूसरा है लोकतंत्र सभी लोगों को भागीदार होने की अनुमति देता है, लेकिन समाज के सभी वर्गों के लोग ऐसा करने में समर्थ नहीं होते हैं। 88 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? 88 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला गलत है और दूसरा सही है। लोकतंत्र की सहभागिता के संदर्भ में दिया गया कथन दूसरा सही है और पहला गलत है, क्योंकि लोकतंत्र सभी लोगों की भागीदार होने की अनुमति देता है, लेकिन समाज के सभी वर्गों के लोग ऐसा करने में समर्थ नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है? पहला है सिद्ध सागा, दूसरा है निर्माण सागा और तीसरा है बुद्ध। पहला है सिद्ध सागा, दूसरा है निर्माण सागा, तीसरा है बुद्ध सागा और चौथा है केसर सागा। 89 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 89 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, केसर सागा। तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ केसर सागा है। यह कविताओं के रूप में संग्रहित एक बौद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन, पटवारी द्वारा किए गए कार्यों के विषय में पहला और दूसरा 2 कथन दिए गए हैं, उन पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है पटवारी एक गांव अथवा गांव के समूह की भूमि का अद्यतन लेखा जोखा रखता है। दूसरा है पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में उगाई गई फसलों के बारे में सरकार को सूचना देने के लिए उत्तरदायी होता है। 90 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 90 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला और
पहला और दूसरा दोनों सही हैं। पटवारी को लेखपाल भी कहते हैं दोस्तों, के कार्यों के संबंध में दिए गए दोनों कथन सही हैं, क्योंकि पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में उगाई गई फसलों के बारे में सरकार को सूचना देने के लिए उत्तरदायी होता है। साथ ही वह किसी एक गांव अथवा गांवों के समूह की भूमि का अद्यतन लेखा जोखा रखता है। वह राजस्व विभाग के अधीन कार्य करने वाला सबसे निम्न कर्मचारी होता है। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।